हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 1 का एक टॉपिक ले रहे हैं कि ईस्टर्न घाट का सिग्निफिकेंस क्या है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से ईस्टर्न घाट को कितना नुकसान पहुंच रहा है उस पर बात करी गई थी। तो हम आज यही बात करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है ईस्टर्न घाट का, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या नुकसान पहुंच रहे हैं, इस पूरे पर्सपेक्टिव पे हम बात करेंगे आज। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईस्टर्न घाट्स फॉर इंडिया? इंडिया के लिए ईस्टर्न घाट का सिग्निफिकेंस क्या है? जनरली जब हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट पढ़ते हैं तो हम वेस्टर्न घाट को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वेस्टर्न घाट इतना ऊंचा है, वो हमारे लिए बारिश लेके आता है, देन ये हमारा इकोसिस्टम मेंटेन करता है, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट फ्लोरा एंड फ्यूना प्लेस। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ईस्टर्न घाट को हम थोड़ा सा साइड लाइन कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ईस्टर्न घाट का क्या सिग्निफिकेंस है और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व करने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। नाउ दिस इज अ टॉपिक, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि इसकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, इसमें आप अपने पर्सनल पॉइंट्स, आपको अगर आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया कुछ आता है, आप टेक्नोलॉजी डाल सकते हो इसमें, आप इसमें साइंस भी इन्वॉल्व कर सकते हो, आप इसमें पॉलिसी इन्वॉल्व करोगे, आप इसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व करोगे, आप इसमें सोसाइटी इन्वॉल्व करोगे, आप सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके लिखोगे कि एवरीथिंग लाइक बी इट द गवर्नमेंट, बी इट द इकोनॉमी, बी इट द पीपल, एवरी इन द साइंस ऑल्सो, दे ऑल हैव टू कम टुगेदर टू सेव द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न घाट। तो ये इसका आंसर बहुत वास्ट हो सकता है। आपको स्ट्रेटेजिकली लिखना है कि आप एक एक करके सारे पॉइंट्स एक बार कवर कर लो। एंड रही बात सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस में आप इसको डिफरेंट पोर्शंस में भी डिवाइड कर सकते हो। मैं तो आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि हम काफी टाइम से आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आई हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन यू कि इसको आप ना स्ट्रेटेजिकली कैटेगराइज कर लोगे। और आज मैं आपको एक टास्क भी दे रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कैटेगराइज करके यू हैव टू सेंड इट टू मी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे इस आंसर को लिख के यू कैन सेंड मी, एंड दिस इज माई वर्ड टू यू कि इफ यू सेंड मी आई विल गिव यू माई रिव्यूज, बट कैटेगरीली वो अच्छे से कैटेगराइज होना चाहिए कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस में आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि क्लाइमेट में क्या सिग्निफिकेंस है उसका, फ्लोरा एंड फ्यूना में क्या सिग्निफिकेंस है, वाटर के अंदर या वाटर रिसोर्सेज में मान लो, रिवर में मान लो, इनमें क्या सिग्निफिकेंस है, देन इकोनॉमी में क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस तरीके से डिफरेंट उसके कैटेगराइज करके आप इस आंसर को लिखोगे। सो दैट इज योर टास्क फॉर टुडे। बट एनी है, मैं तो देखो डिस्कस करूंगी ही, बट मैं इसको कैटेगोरिकली डिस्कस नहीं करूंगी आज, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी। सो पहले ईस्टर्न घाट का लोकेशन देखते हैं, मैप बहुत जरूरी है। ये है वेस्टर्न घाट जो यहाँ पे गुजरात से लेके बिल्कुल हमारा केरल तक फैला हुआ है, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट, दिस इज ईस्टर्न घाट, ओके। और यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में आता है हमारा मैसूर प्लेट्यू। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में अगर आप देखो तो वेस्टर्न आपको बहुत ही कंटिन्यूसली दिखेगा, राइट, उसके साथ ही कंटिन्यूस है। यहाँ पे देखो आप, थोड़ा पोर्शन इसका गुजरात में भी जाता है, सो वी कंसिडर गुजरात ऑल्सो, इट इज़ वेरी वेरी कंटिन्यूस। और इसमें अगर आप देखोगे कि फॉरेस्ट टाइप कौन सा है, तो फॉरेस्ट टाइप में आपको जनरली दिखेगा कि ये हमारा वेट फॉरेस्ट के अंदर आता है, दिस इज अ वेट फॉरेस्ट। अगर हम वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये हमारे सदर्न स्टेट्स के अंदर आता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे वेस्टर्न घाट का कंटिन्यूसली ग्रीन लाइन है, ईस्टर्न घाट का कंटिन्यूसली ग्रीन लाइन नहीं है, बीच में से ये टूटा हुआ है। तो ये टूटा हुआ मैं बोल रही हूँ, बट आई मस्ट से कि ये इरोडेड है, ये इरोड हुआ है, ओके। इरोड क्यों हुआ है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। बहुत सारी जो सदर्न इंडिया की पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने के बाद, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी का टिल्ट है वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से ये थोड़ा सा झुका हुआ है, तो पानी हमेशा स्लोप के बहाव में बहता है, राइट नाउ। क्योंकि झुकाव हमारा वेस्ट टू ईस्ट है तो यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो यहाँ पे बहती है। नाउ ये आपका गोदावरी और कृष्णा का यहाँ पे पूरा कैचमेंट एरिया है। क्योंकि रिवर जब बहेगी तो वो अपने चलने के लिए रास्ता खुद ब खुद इरोड कर लेती है, उसको काट के आगे निकल जाएगी और फाइनली वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी। तो जो रिवर वेस्टर्न घाट से निकलती है वो यहाँ पे ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है, वेस्टर्न घाट को इरोड करती है, दे कट थ्रू दी वेस्टर्न घाट एंड दे फाइनली ड्रेन इनटू दी
बे ऑफ बंगाल। इसका एक मेन रीजन यही है कि ईस्टर्न घाट जो है वो काफी इरोडेड है, इसीलिए आपको ये कंटिन्यूस नहीं दिखाई देता है नाउ। क्योंकि हालांकि ये कंटिन्यूस नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर आप इसका रेलेवेंस देखो तो रेलेवेंस कितना अच्छा हो जाएगा इसका। इसके अंदर आप क्या है, माउंटेन्स भी है, रिवर्स भी है, फ्लड प्लेन एरिया भी है, कैचमेंट एरिया भी है। तो आप इसके एक्वाटिक या फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में सोचो, इट इज एन एक्सट्रीमली रिच प्लेस इन बायोडाइवर्सिटी और वी कैन से इन फ्लोरा एंड फ्यूना। तो ये थोड़े थोड़े से हल्के कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है बिफोर वी मूव इन टुवर्ड्स द कंटेंट, कि यहाँ से जब हमारे पास मॉनसून आ रहा है तो मॉनसून दो ब्रांचेस में बाइफर्केट हो जाता है। एक चला जाता है बे ऑफ बंगाल में, एक चला जाता है अरेबियन सी के अंदर। जो अरेबियन सी में जाता है, या लेट्स जस्ट से कि जो मानसून ओरोग्राफिकली वेस्टर्न घाट पे आता है, वो वेस्टर्न घाट की विंडवर्ड साइड पे टकरा के यहाँ पे बहुत बारिश करता है ऑन दी वेस्टर्न साइड ऑफ द विंड। लेकिन जैसे ही ये इस माउंटेन से नीचे उतरता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है और ये यहाँ पे बारिश बहुत ही कम करता है। सो दैट इज वाई यू कैन सी कि यहाँ पे ड्राई स्क्रब या फिर मोइस्ट फॉरेस्ट आपको मिलेगा सिर्फ यहाँ पे, बाकी आपको ड्राई स्क्रब यहाँ पे मिलती है। इस एरिया में रेनफॉल कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। सो दीज आर द थ्री कंसेप्ट्स यू शुड रिमेंबर। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। सो ईस्टर्न घाट इंडिया के ईस्ट कोस्ट के अंदर है, यहाँ पे ये वाला ईस्ट कोस्ट के अंदर आता है, बिटवीन देयर बेस एंड दी कोस्ट के बीच में आता है। तो इसकी जो चेन है, पूरा ईस्टर्न घाट है, ये काफ़ी हाईली ब्रोकन और डिटैच्ड हिल्स हैं जो उड़ीसा से स्टार्ट होती हुई वाईगाई तमिलनाडु तक चलती है। ईस्टर्न घाट जनरली, ये जो आपको दिख रहा है बड़ा पैच जो जनरली डिसअपियर हो गया है, यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा रिवर की वजह से ये पूरा का पूरा इरोड हो गया। यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा का फ्लड प्लेन एरिया आता है, कैचमेंट उनका डेल्टिक बनता है यहाँ पे। सो दे लूज देयर हिली कैरेक्टर, इस वजह से काफ़ी छोटी एलिवेटेड हिल्स हैं और मोस्टली जो यहाँ पे एरिया है वो गोंडवाना फॉर्मेशन से ऑक्यूपाई करा हुआ है। यहाँ पे आपने कोलार माइन, गोल्ड माइन से सुना होगा, KFG जिस पे मूवी भी बनी है, तो दैट इज समवेयर हियर इन गोंडवाना एरिया। तो ये इरोड हो गई है 4 मेजर रिवर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी की वजह से। और इनकी जो एज है कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट की, वो भी वेस्टर्न घाट से काफ़ी ज़्यादा है। ईस्टर्न घाट का एलिवेशन वेस्टर्न घाट से कम है, मतलब वेस्टर्न घाट की हाइट बहुत ऊंची है कंपेयर टू दी ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो महेंद्रगिरी है 1500 मीटर पे बस। तो इसमें मान लो कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर पे ही सबसे हाईएस्ट पीक इसका आ गया है। तो ये 1.5 किलोमीटर से जनरली छोटा, ये 1200 के आसपास इसका एवरेज हाइट रहता है। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं, दिस एरिया इज नॉन एज दी नीलगिरी एरिया। कूल। सो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो गया है। अब इसका रोल क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। ये क्लाइमेट को मॉड्यूलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बायोडाइवर्सिटी को फोस्टर करने में, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, उसको सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करने में, और ट्री को स्टोरिंग एनर्जी इन द ट्री, विच मीन्स आई एम टॉकिंग CO2 की बात कर रहे हैं हम। पर्टिकुलरली जब मैं मानसून की बात कर रही थी तो मैंने आपको बताया कि मानसून 2 आर्म्स के अंदर बाइफोकेट हो जाता है, एक अरेबियन और दूसरा बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल वाली जो मानसून जाती है वो हमारे उत्कल कोस्ट से, उड़ीसा से होती हुई आती है। दैट इज द एरिया ऑफ द वेस्टर्न ईस्टर्न घाट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ब्रेकिंग द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट दोनों मानसून, चाहे वो समर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून हो। बहुत सारे इसका फ्लोरा एंड फ्यूना बहुत रिच है, बहुत सारी टाइगर एंड एलिफेंट्स, 2600 टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज, 400 टाइप ऑफ बर्ड स्पीशीज, और ये बहुत ही टेंटेटिव नंबर है, ये मतलब इससे ज़्यादा ही होंगे। वो रहते हैं इन डिसकंटिन्यूस फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे डैम्स भी हैं। तो ये डैम क्या करते हैं कि आपको ना सिर्फ इरीगेशन के लिए बल्कि फ्लड मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं। जैसे कि कृष्णागिरी का डैम हो गया हमारा, मरीगंगा का डैम हो गया हमारा, गोमुखी का डैम हो गया हमारे, ऐसे काफ़ी सारे डैम हैं। और रीज़न क्या है कि यहाँ से काफ़ी सारी रिवर फ्लो करती है, लेकिन वो रिवर क्योंकि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और ये सीजनल रिवर्स होती है, मतलब एक तो पीरियड रिवर हो गया है और ये होती है जिसमें बारिश में जब पानी आएगा तभी रिवर में पानी बहेगा। सो जब बारिश में पानी तेज आता है तभी इन रिवर में बहुत तेज पानी आता है और आगे के एरियाज में जो लोअर कैचमेंट में एरिया है वहाँ पे फ्लड आने का काफ़ी चांसेस रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डैम बनाए गए हैं। एंड ऑल्सो
ईस्टर्न घाट के एरिया में मैंने क्या बताया था आपको कि बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पे पानी को रिजर्व करके उसको इरिगेशन के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, और ये फ्लड मैनेजमेंट में भी काम आता है, क्योंकि सडनली जब बहुत तेज बारिश होगी वेस्टर्न घाट के अंदर तो वो पूरा पानी बह के लोअर कैचमेंट एरिया में आएगा और वहाँ पे फ्लड करता है। तो दैट इज अनदर सिग्निफिकेंस। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं जो एक तो लैंड को फर्टाइल बनाते हैं, दूसरा पानी की अवेलेबिलिटी रखते हैं, और तीसरा यहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं, जैसे कि बीमान फॉल, मेघम फॉल, पेरियार फॉल, इस तरीके के काफ़ी वाटरफॉल या झरने जिसे हम बोलते हैं वो है। दूसरा, क्योंकि ये फॉरेस्ट रिच एरिया है तो ये जाहिर सी बात है कि कार्बन सिंक तो करता है ही, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये एरिया काफ़ी हेल्प करता है बायोलॉजिकली भी, एंड दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑल्सो। सो दीज आर लाइक सम सिग्निफिकेंट। इसके अलावा भी आपको कुछ सिग्निफिकेंस मिलेंगे, एंड दैट आई एम वेरी श्योर यू वुड बी राइटिंग इन योर आंसर्स ऑल्सो। सो ईस्टर्न घाट जो है ये क्लाइमेट चेंज से थ्रेट फेस कर रहा है। सबसे पहला है कि पानी बहुत कम हो गया है, रेनफॉल कम हो गया है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। इसकी वजह से इन फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज होती जा रही है, और इनका जो एबिलिटी टू स्टोर कार्बन है वो भी कम होता जा रहा है, एंड इट इज लीडिंग इनटू द इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द एरिया। जहाँ पे पानी कम हो रहा है वहाँ पे सीजनल टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस देखने को मिल रहा है। घाट जो है लगभग 16% तक कम हो गया है। कम हो गया का मतलब मैं बात कर रही हूँ फॉरेस्ट एरिया कम हो गया है। यहाँ पे जस्ट वन रीजन की सिर्फ एक पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश के अंदर एक पार्क है, पापिकोंडा पार्क। इस पार्क में लगभग 1991 से 650 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया लॉस हो गया है। तो थ्रेट की बात करते हैं कि क्या थ्रेट है। सबसे पहला डिफॉरेस्ट्रेशन है। यहाँ पे गवर्नमेंट लॉज, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है, और यहाँ पे जो बहुत ही प्रीशियस ट्रीज होते हैं और यहाँ के बहुत ही एक्सॉटिक ट्रीज जो है उनको काटा जाता है। एरोमेटिक हो गया या फिर सैंडलवुड हो गया, ये सब इस एरिया में बहुत मुश्किल से ग्रो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, एबंडेंटली ग्रो करते हैं। तो उनको लगातार काटना, इलीगली उनका ट्रेड करना, इन सब की वजह से, डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से ये हिल्स जो है कंप्लीटली बैरन हो रही हैं। मोनोक्रॉपिंग ऑल्सो। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही तरह की क्रॉप उगाना कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे इस एरिया में जनरली जो ट्राइबल्स रहते हैं अब उनका फूड ग्रेन जो वो बनाते हैं, जो उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसका प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता है, इसलिए दे स्विच्ड ओवर टू द मोनोक्रॉपिंग टॉपिका। तो यहाँ पे इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड पूरी की पूरी खराब हो रही है, बैरन हो रही है वहाँ पे। जैसे कि मोनोक्रॉपिंग ने जो कोली हिल्स है यहाँ पे पचामलाई के अंदर, उसको पूरी हिल को पूरी की तरह डेविस्टेट कर दिया है। देन प्लांटेशन ऑल्सो, आपको पता है सदर्न एरिया में काफ़ी सारे प्लांटेशन होते हैं, कॉफ़ी, टी, ऑर्किड्स वगैरह का। तो इन सब की वजह से, प्लांटेशन की वजह से, जैसे सिल्वर ऑक ट्री है, ये इट ग्रोन इन दिस प्लांटेशन एज अ शेड ट्री, उसको बनाया जाता है, कॉफ़ी के साथ उसको लगाया जाता है, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो एक शेडी प्लांट है, उसको छाया चाहिए होती है। तो सिल्वर ओक को जब इसके साथ लगाया जाता है तो ये दे आर ऑल्सो रिमूव्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे उनको काटा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम काफ़ी फ्रेजाइल हो रहा है। और कुछ ऐसे भी प्लांटेशंस होते हैं जो खुद अपने आप में एक डिग्रेडेशन का कॉज बन जाते हैं, और जो नेटिव वेजिटेशन होती है, जिनको बोलते हैं ना इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं, तो इन्वेजिव प्लांटेशन की वजह से, इन्वेजिव पौधों की वजह से जो नेचुरल इकोसिस्टम के जो नेटिव प्लांटेशन है, नेटिव वेजिटेशन है, उनको नुकसान पहुंचता है। देन इन्वेजन ऑल्सो, चाहे वो स्पीशीज़ में हो चाहे वो प्लांट के अंदर हो, आई मीन एनिमल्स या प्लांट के अंदर हो, तो वो पूरे इकोलॉजी को इम्बैलेंस कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स अलोंग विद द इलीगल माइनिंग ऑल्सो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमको मिनरल्स भी मिलते हैं, तो उन मिनरल्स का इलीगल माइनिंग हो रहा है, चाहे वो बॉक्साइट हो चाहे मैग्नेसाइट हो। इस सारे एरिया की वजह से यहाँ पे ना सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, बल्कि जो पानी का सोर्स है वो भी नीचे जा रहा है। फॉरेस्ट फायर एक काफ़ी सीरियस इशू बन गया है यहाँ पे, जो बायोडाइवर्सिटी को, प्लांट एंड एनिमल्स को हार्म कर रहा है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, दैट इज अनदर सीरियस थ्रेट। तो दीज आर सम ऑफ दी सीरियस थ्रेट्स जो यहाँ पे ईस्टर्न घाट को नुकसान पहुंचाई जा रही है साल दर साल। लेकिन फिर वही बात आता है कि हम कैसे कंजर्व करें। सबसे पहले तो हमको फॉरेस्ट रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में प्रमोट करना होगा कि हम उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करें, इतना ना कंज्यूम करें जितना सप्लाई ना हो पाए हमको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर नीड वी शुड टेक, नॉट अकॉर्डिंग टू अवर ग्रीड। दूसरा है हमारा एडिक्वेट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो मोनो प्रैक्टिस हो गई या प्लांटेशन हो गया, इसकी वजह से
या जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, इसकी वजह से पूरी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। तो इट इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट या जो वहाँ पे एनजीओज हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरीकों को सीखे और वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इन सब की वजह से उसको रोक लगाएं। अफॉरेस्टेशन, हालांकि हमको ट्री कवर पूरा उसको इम्प्रूव करना होगा, मल्टीपल बेनिफिट्स है उसके। ये मॉड्यूलेशन इन मॉनसून करता है, जो लोकल क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करता है, एयर क्वालिटी को कंट्रोल करता है, वाटर लेवल डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है, वहाँ पे कितने स्पीशीज़ रह रहे हैं उनको भी कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर ईस्टर्न घाट खत्म हो रहे हैं तो उसके साथ के जो वहाँ के नेटिव स्पीशीज़ हैं उनको भी उतना ही नुकसान पहुँच रहा है, काफ़ी सारे एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं। इंडिजीनियस वेराइटीज़ हमको वहाँ पे प्लांट करनी है ताकि वहाँ पे पकड़ उनकी अच्छी होगी, वो उसको रिस्टोर और स्ट्रेंथन करेंगे। लोकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जब तक आप और मैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। सो वी हैव टू हैव एन कंसर्टेड एंड मैक्रो लेवल कंजर्वेशन मेथड, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आए, इंडिविजुअल सोसाइटीज, विलेज कम्युनिटीज, स्मॉल हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, एवरीबडी हैव टू कम टुगेदर टू फोकस एंड स्ट्रेंथन दिस कॉज। इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं हम, वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से बढ़िया टूरिज्म के साइट्स हैं वहाँ पे इको टूरिज्म को ध्यान देना है, नॉट जस्ट कि ओपन टूरिज्म कर दिया, लोगों ने आके जो था उसको भी खराब कर दिया। एंड देन होलिस्टिक कंजर्वेशन ऑल्सो, जिसमें कि जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं, जहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह निकलते हैं, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड इको सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड ब्रीडिंग साइट्स हैं, इन सबको प्रमोट करना, इन सबको कंजर्व करना, ताकि पूरे ओवरऑल जो सेक्रेड क्रूज हैं, जो फ्रंटियर फॉरेस्ट है, इन सबको प्रोटेक्ट करा जा सके। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू वांट यू कैन ऐड सम आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि इसमें हम साइंस को यूज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन योर आंसर्स ऑल्सो, काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो लाइक ईस्टर्न घाट के फॉरेस्ट के जब हम बात करते हैं ना, सिग्निफिकेंस क्या है, तो इन जनरल फॉरेस्ट की जो सिग्निफिकेंस तो है ही, बाकी इसका जियोलॉजिकल लोकेशन क्या है, उस जियोलॉजिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन मॉनसून के अंदर, क्लाइमेट के अंदर, या फिर हमारे प्रोटेक्शन ऑफ दी सिक्योरिटी के हिसाब से भी आप बोल सकते हो कि क्या सिग्निफिकेंस है उसकी। सो दिस इज इट। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ है नहीं, है बहुत ही सिंपल है कि क्या सिग्निफिकेंस है और क्या हमने इसके स्टेप ले सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। सो आई होप मेनी ऑफ यू वुड बी राइटिंग द आंसर। प्लीज राइट द आंसर। इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का ही टाइम दो, बट जस्ट राइट, एक रफ स्केच बना के डाल दो चाहे। एंड दिस इज इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।